ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और इस खास पेशकश में बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, DGRIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं। सचिन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। लगातार कई बार हमारे साथ शोध में जुड़े हैं। पहला सवाल मेरा यही है, सवाल क्या, ये मन का भाव है जो हम साझा कर रहे हैं कि आने वाले नए विश्व में तुमको कुछ करके दिखाना है, भारत के उन्नत ललाट को जग में ऊंचा उठाना है। प्रधानमंत्री का जो संदेश था बेहद साफ, तमाम क्षेत्रों, तमाम आयु वर्गों को कवर करता हुआ। सबसे अहम टेक अवे क्या रहेगा? मुझे लगता है कि जो भविष्य का रोड मैप एक प्रधानमंत्री ने रखा है अगले 23 साल के लिए, 2047 के लिए, वो आंचल जी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें हम अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को देखें, समाज में सहभागिता देखें, चाहे हम गुड गवर्नेंस का मॉडल देखें, वो सारे मुद्दे लगातार एक स्वरूप में प्रधानमंत्री ने सामने रखे हैं। किन हितग्राहियों की किन चिंताओं पर देश, समाज और राष्ट्र मिलकर के क्या कर सकते हैं, इसका एक रोड मैप आज प्रधानमंत्री ने सामने रखा है, जो मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल में लगातार हर दिन सरकार का प्रयास रहा है। उसी को आज एक बड़े संगठित सोच के रूप में प्रधानमंत्री ने हम लोगों के सामने रखा है। जी सचिन जी, और इसके साथ साथ अगर शुरुआत की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि अर्थ का जो मंत्र है वो वोकल फॉर लोकल बन चुका है, और उसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि जो PLI स्कीम से उनका फ़ायदा मिल रहा है, बैंकिंग रिफॉर्म आए हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी पहल इन पिछले एक दशक में देखने को मिलती है। मुकुल जी, अगर हम आज का प्रधानमंत्री का संबोधन समझने का प्रयास करें तो मैं सोचता हूं कि हमें एक बहुत ही सिस्टमैटिक जो प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव रहे हैं, जो व्यवस्थित सोच रही है, वो देखना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता ये थी जो प्रधानमंत्री ने भाषण में किसी और जगह पर कहा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि सबसे पहले उन सारे नियम, कानून, कायदों को हटा देना जो अनावश्यक हैं, जो सामाजिक जिम्मेवारी निभाने में और समाज के नवनिर्माण में बाधा बनते हैं। तो ऐसे 1,500 से ज़्यादा कानून उन्होंने हटा दिए। और आपने सुना होगा मुकुल जी कि हर राज्य को कहा गया कि आप भी 2 रिफॉर्म ऐसे करिए जो पब्लिक लाइफ को बदल सके। जी। जो तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बाधाएं हैं उनको हम हटाएं, जो कानूनी बाधाएं उनको हटाएं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी सिस्टम, जो नागरिक केंद्रित हमारी सेवाएं हैं उनको प्रदान करने की जो जिम्मेवारी है, जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, वो उन्होंने कहा। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो हमारा जो पाई का साइज है उसको बढ़ाने की बात, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात। और वो जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तब हम देखते हैं कि जैसा उन्होंने कहा कि 75,000 मेडिकल कॉलेज के सीट्स हम नए तय करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हम जिस आत्मनिर्भर भारत की बात आर्थिक क्षेत्र में कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, सीड कैपिटल बनाने की। तो ये सीड कैपिटल बनाना, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, अब हम उसको शिक्षा के क्षेत्र में लाएं, क्योंकि शिक्षा ग्रांट चाहती है सरकार से पैसा चाहती है। सरकार के पास पैसा तब होगा जब सरकार उद्योग बढ़ाएगी। तो आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों में लगातार MSME को बढ़ाने का काम, PLI स्कीम को बढ़ाने का काम, उसका भी उन्होंने आज जिक्र किया, नए रोजगार बनाने का काम। तो ऐसे क्षेत्र जहां सरकार पैसा खर्च करेगी और उसके लिए जो सरकार की आमदनी है उसको बढ़ाने का काम, FDI का क्षेत्र बढ़ाने का काम, ये सारे एक सिस्टमैटिक रूप में मुकुल जी अगर हम देखते हैं तो आज का उद्बोधन मैं समझता हूं कि एक 2047 का जो रोड मैप है वो सामने लेकर के एक ब्लूप्रिंट यानी। बिल्कुल। सचिन जी, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के साथ साथ जब हम अपस्किलिंग रीस्किलिंग की बात करते हैं, स्किल्ड यानी कि प्रशिक्षित युवा, हर हाथ को हुनर, इस पे प्रधानमंत्री का शुरू से फोकस है और कैसे इसे अब महिला उन्मुखी विकास के साथ जोड़ना है। ये दोनों चीज़ें कैसे साथ साथ चलेंगी, और क्योंकि एक विन विन सिचुएशन होती है किसी भी विकसित देश के लिए। देखिए, यहाँ पर जैसा आपने शुरू में कहा था कि SHG की महिलाएं, 10 करोड़ महिलाएं, उनको साथ में लेके आना, और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा 91 करोड़ रुपए हमने इस क्षेत्र में आगे दिए हैं। तो बॉटम पर जो महिलाएं हैं और जो CEOs हैं, दोनों की चर्चा प्रधानमंत्री ने करी कि महिलाओं का नेतृत्व। और आपको याद होगा G20 में हमने वीमेन लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी, महिलाओं की सहभागिता नहीं, महिलाओं का नेतृत्व, और वो हमारी आर्थिक क्षमता का प्रतीक है। तो जो स्किल्स, रीस्किल्स और उनका एंगेजमेंट, उनका डिप्लॉयमेंट और उनको वो आर्थिक रिसोर्स अवेलेबल कराने की बात, ये चारों क्षेत्रों में हम एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको देखते हैं।
जैसा कि उन्होंने शुरू में भी कहा, और मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों को 1991 की याद दिलाई जानी चाहिए, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी मजबूरी थे, जब वो वर्ल्ड बैंक और IMF का प्रिस्क्रिप्शन थे, आज ये और ताकत उसी है। के तहत हमें करना था। और आज ये हमारी ताकत है और इसी के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। और एक चीज़ और कि भारत आज के इस दौर में सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर देखा जाता है, फैसिलिटेटर के तौर पर देखा जाता है तमाम वैश्विक मंचों पर। ये पैराडाइम शिफ्ट और ख़ास तौर पे इसका हमने उद्बोधन में भी कई केंद्र बिंदुओं के लिहाज से देखा। कितना अहम आप मानते हैं वैश्विक पटल पर? देखिए, विश्व मित्र के रूप में कोविड के समय भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ इस विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभा सका है। तो अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वेलनेस का ग्लोबल सेंटर बने, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय जिसके लिए लगातार आयुष मंत्रालय की तरफ से काम हुआ। आज उसका बहुत जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक संकेत दिया कि आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, आयुष के माध्यम से हम वेलनेस सेंटर क्रिएट कर रहे हैं। तो चाहे वो हेल्थ का सेंटर हो, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने करी, मेडिकल टूरिज्म का जिक्र आया। दूसरा विषय है पर्यावरण के क्षेत्र में, जहां हमने पेरिस एग्रीमेंट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्लोज हुआ, जहां आज उन्होंने कहा कि G20 के क्षेत्र में भारत ही एक महत्वपूर्ण देश है जिसने कि नेट जीरो के क्षेत्र में अपनी प्रगति बताई है। इसी तरह उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में लाइफ का जो जिक्र किया, लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ग्लोबल साउथ का विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ऐसे आज उन्होंने कई उदाहरण दिए। और मैं समझता हूँ आचार्य जी, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने हमारे संविधान के 75वें वर्ष की चर्चा करी, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भी G20 में जाना गया है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो एक महत्वपूर्ण भारत का विश्व की शांति के लिए कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जी, और साथ ही सचिन जी, हमने देखा कि ना सिर्फ जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनका जिक्र उन्होंने किया कि पहले कृषि आधारित हम रहते थे, लेकिन अब डिफेंस की हम बात करें या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जब बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्यों को भी एक संदेश दिया है कि आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जो निवेशक हैं उनका भरोसा हमें बढ़ाना चाहिए, इस तरह की कोई और नीतियाँ आनी चाहिए। बिल्कुल, और जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे महिलाओं के संदर्भ में कि बॉटम पर भी और टॉप पर भी, इसी तरह आर्थिक व्यवस्था में भी जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो राज्य सरकार कैसे आगे बढ़ाएंगी और राज्य सरकार की नीतियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे आगे बढ़ेंगी। तो ये जो इंटीग्रेशन की एक बात है, जो ये आर्थिक क्षेत्र में पृथक प्रयासों की बात है, ये मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन इस आर्थिक बदलाव के लिए, इस विशेष प्रयास के लिए जो हमें विकसित भारत के लिए करना है। और एक चीज़ जो यहाँ पर समझ में बहुत अहम तौर पर आई, विपक्ष को भी निराशावादी सोच से भाई थोड़ा दूर रहें, नकारात्मकता की राजनीति को ना लाएं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ तमाम क्षेत्रों में काम किया जाए। और ये क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दल मिले, लेकिन दिल मिलने ज़रूरी हैं। उस लिहाज से इस संदेश को और साथ ही साथ बांग्लादेश की स्थिति पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उसके साथ खड़े हैं और जल्द ही वहाँ सामान्य होंगे हालात, ये भारत की सोच को आगे बढ़ाता है जब हम कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं। आज बिल्कुल बिना जिक्र करे प्रधानमंत्री ने कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को साफ संदेश लाल किले से दिया है, जिन्होंने हमारे पड़ोस के देशों में एक अस्थिरता का निर्माण करने में सहयोग किया है, जो भारत में लगातार कर रहे हैं और पीछे हट नहीं पा रहे हैं। और उनके साथ विश्व की कई ताकतें जुड़ी हुई हैं और उन सभी मंसूबों को आज उन्होंने टारगेट किया, उन सभी को धाराशाही करा, जिसमें यह आवश्यक था देना संदेश कि हम अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से डरने वाले नहीं हैं, जो हमें विकास के अवसर रोकने की तरफ आमदा हैं। और ये महत्वपूर्ण संदेश मुझे लगता है कि कड़ा संदेश है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा भी मैं समझता हूँ उतना ही महत्वपूर्ण है, जहां उन्होंने देश के नागरिकों का आह्वान करा कि वो आगे आएं और वो देश को 2047 की तरफ बढ़ने के प्रयास में जो सरकार कर रही है, जो समाज कर रहा है और जो विभिन्न राज्य सरकारें कर रही हैं, वो सब मिलकर के भी इन ताकतों का जवाब दे सकती हैं। बांग्लादेश के प्रति उनकी चिंता स्वाभाविक ही थी और वो देश की चिंता के रूप में भी उन्होंने सामने रखा। और हालात के सामान्य होने पे वहाँ माइनॉरिटीज़ के राइट्स को, उनकी लाइफ को, उनकी प्रॉपर्टी को बचाने की भी प्रधानमंत्री ने चर्चा करी। और वो जो भारत सरकार का पहला स्टेटमेंट आया था, उसी के संदर्भ में ही प्रधानमंत्री ने आज बात को सामने रखा है। और साथ ही एक जो पर्सनल टच
जिसके लिए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जाने जाते हैं प्रधान सेवक के तौर पर। ख़ास तौर पर वहाँ जो नौनिहाल थे उनके साथ बात करना, उनसे हाथ मिलाना और साथ ही साथ उनके भावों को समझना कितना अहम आप मानते हैं, ख़ास तौर पर इस तरह के तमाम जब बड़े उद्घोषण होते हैं, लोगों से लोगों का कनेक्ट, उनके दिल को समझना और ये खाई पाटना एक प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री को बहुत अलहदा बनाता है। देखिए, ये प्रधानमंत्री का स्वभाव ही है और वो स्वाभाविक ही था उनके लिए जाना, और इसीलिए वो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके स्वभाव का एक हिस्सा है लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनसे जोड़ना, और तभी समाज और देश पूरा उनके साथ जुड़ने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता है। जी बिल्कुल। तो इस बार के संदेश की भी अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में तमाम ये महत्वपूर्ण बातें कहीं जो एक संदेश यही देता है कि 2047 तक जो देश है उसको विकसित हमें बनाना है और उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर यही कहना कि मैं लगातार उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, हर पल माँ भारती के लिए मैं अपना योगदान दे रहा हूँ और कण कण जो है वो मेरा योगदान दे रहा है, और प्रयास यही कि हम सब मिलकर इस देश को जल्द से जल्द विकसित भारत बना सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सचिन, आप इस खास चर्चा में शामिल हुए और आपने इतने बेहतरीन तरीके से अपने विचार इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो संदेश साफ है कि देश से अगर हम बात करें, दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। तो तिरंगे को सलाम करते हुए जश्न आज़ादी की जो ये खास पेशकश है वो जारी रहेगी DD न्यूज़ पर, लेकिन फिलहाल मुझे और मुकुल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।